हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कविता होती है मुक्त गद्य होती है, मुक्त छंद होती है, छंदबद्ध होती है या गद्यबद्ध होती है, इसमें से बताना है। तो कविता भैया हमेशा छंदबद्ध होगी, तभी वो कविता के लय में पढ़ी जा सकती है। छंदबद्ध रचनाएं ही कविता होती हैं, इसलिए आपको विकल्प सी लगा लेना है। विकल्प सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कविता को संगीत प्रदान करता है, अलंकार है, रस है और भाषा है, छंद है। कविता में भैया संगीत की धुन कैसे प्राप्त होती है? तो वही बात है, कविता जब छंदबद्ध होगा उसमें लय, मात्रा, गति, तुक ये सब छंद के नियम हैं। इन नियमों से बंधी ही रचना कविता कहलाती है, छंदबद्ध रचना कविता कहलाती है। इसलिए आपको ऑप्शन कौन लगाना है? देख लीजिए, ऑप्शन आपका अलंकार है, रस है, भाषा है, छंद है। इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। छंदबद्ध रचना ही कविता को संगीत प्रदान करती है, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न। प्रश्न 3 कह रहा है श्री रामचरितमानस की विधा है खंड काव्य, महाकाव्य, आत्मकथा, एकांकी। श्री रामचरितमानस की विधा खंड काव्य, महाकाव्य, आत्मकथा, एकांकी। तो भैया ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया और इसमें 7 सर्ग हैं भैया और अवधी भाषा में लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस ये महाकाव्य है और भक्ति काल का है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। सारे प्रश्नों का संपूर्ण जवाब मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जयद्रथ बद्ध रचना की विधा बताना है। एकांकी है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, उपन्यास है। एक दिन भैया सारे जितने महाकाव्य हैं, जितने कालों के, सभी एक साथ एक वीडियो में लेकर आऊँगा। इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक पहली जयद्रथ बद्ध रचना की विधा बताना है। एकांकी है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, उपन्यास है। तो जयद्रथ बद्ध भैया रचना की विधा खंड काव्य है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हिंदी काव्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी काव्य के इतिहास की जब बात आती है भैया तो 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, कितने भागों में? 4 भागों में। ध्यान रखिएगा, जब काव्य की बात आए तो काव्य 2 भागों में बटा है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और इतिहास 4 भागों में। सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। ये 4 भाग हैं और इनके अलग अलग आदिकाल के बहुत से नाम हैं, हर कवि ने अलग अलग नाम दिया है। उसी प्रकार भक्ति काल के भी अलग अलग नाम हैं, रीतिकाल के भी अलग अलग नाम हैं। ये सभी कालों के अलग अलग नाम लेकर मैं अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। संख्या 6 कह रहा है महाकाव्य में सर्ग होते हैं 6, 5, 8, 7। ये बताना है कि महाकाव्य जो होते हैं इनमें सर्ग कितने होते हैं। तो ध्यान रखिए भैया, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, प्रश्न संख्या 7 आदिकाल की अवधि है। अब भैया इसमें जितने
काव्य साहित्य इतिहास के भाग हैं उनसे जुड़े और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आदिकाल की अवधि बताना है 1793 से 1785 ईस्वी तक, सन 1773 से 1500 ईस्वी तक, सन 793 ईस्वी से सन 1393 ईस्वी तक, सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी। यही विकल्प आपका सही है। आदिकाल की समय सीमा 743 से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल की समय सीमा, अवधि मतलब समय सीमा, सन 1793 से सन 1785 ईस्वी तक। भैया समय सीमा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से देख लेना। ये पहला ऑप्शन गलत है। सन 1473 से 1500 ये भी गलत। सन 793 ईस्वी से सन 1393 ये भी गलत। आदिकाल की समय सीमा भैया 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भक्ति काल की समय सीमा। तो भैया भक्ति काल की समय सीमा बताना है। आदिकाल के बाद भक्ति काल ही लागू हुआ, तो सन 1344 ईस्वी से सन 1555 ईस्वी तक। ये ऑप्शन आपका गलत है। सन 1343 ईस्वी से 1644 ये भी गलत है। सन 1666 ईस्वी से 1565 ईस्वी ये भी गलत है। भक्ति काल की समय सीमा भैया जो रही है 1343 से 1643 ईस्वी, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। रीतिकाल की समय सीमा बताना है। और भैया वहाँ पर भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, वहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। रीतिकाल की समय सीमा बताना है। इसको भैया श्रृंगार काल, अलंकृत काल कहा जाता है। ये अगली क्लास में किस कवि ने कौन सा नाम दिया है उसके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रीतिकाल की समय सीमा बताना है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रट लीजिए, बिल्कुल यही सही है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है हिंदी के प्रथम उत्थान काल को क्या कहते हैं। हिंदी का भैया प्रथम उत्थान काल जो है उसको आदिकाल कहते हैं, चाहे आदिकाल को वीरगाथा काल कहें, इसके बहुत नाम हैं। हम सारे नाम रटा देंगे, बस क्लास के साथ जुड़े रहिए। तो आदिकाल, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को चाहे आदिकाल कहिए, चाहे आदिकाल को उत्थान काल कहिए, चाहे वीरगाथा काल कहिए, इसके बहुत नाम हैं, हम अगली क्लास में बताएंगे। प्रश्न संख्या, इसका विकल्प ये सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है दलपत विजय की रचना है। दलपत विजय पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। तो यहाँ पर भैया बताना है कि दलपत विजय की रचना है, मतलब कौन सा रासो दलपत विजय का है। तो पृथ्वीराज रासो भैया चंद्रबरदाई का है, परमाल रासो जगनिक का है, खुमार रासो भैया खुमार रासो ही दलपत विजय का है, हमीर रासो सारंगधर का है। याद कर लीजिए, एक रासो आदिकाल की ये रचनाएं हैं। एक रासो परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, या तो रासो पूछा जाएगा या तो उससे संबंधित कवि पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 12 दलपत विजय की ये खुमार रासो लगा लीजिए। विकल्प आपका यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के लेखक हैं। फिर पृथ्वीराज रासो आ गया। यहाँ पर समझिए, पृथ्वीराज रासो भी बताए थे, दलपत विजय, चंद्रबरदाई, नरपतनाल, जगनिक। तो भैया पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, इसलिए विकल्प आपका ए ही सही हो जाता है। दलपत विजय बता चुके हैं, और नरपतनाल ये बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, दलपत विजय खुमार रासो, इस तरीके से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 13 कह रहा है परमाल रासो वीर गीत के लेखक मधुकर हैं, नल्ल सिंह हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं। तो भैया ध्यान रखें, परमाल रासो जगनिक का है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। और कभी कभी जगनिक का परमाल रासो का दूसरा नाम पूछ लेता है तो इसको आलखंड भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है नरपत नाल की रचना है। इसकी भैया हम एक ट्रिक भी आपको बता दें, इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, कभी भूलोगे ही नहीं, ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक, इसकी ट्रिक ये रहेगी कि नर मतलब आदमी और आदमी 20, इसलिए नरपत नाल की रचना बीसल देव से याद रखिएगा। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। ठीक, बाकी रासो जो हैं इनके हम लेखक बता ही चुके हैं। परमाल रासो जगनिक है, हमीर रासो सारंगधर का है, कुमार रासो दलपत विजय का है। इस तरीके से ये बिल्कुल हम रटा देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है रासो ग्रंथों की भाषा है। तो भैया ये सब आदिकाल में लिखे गए हैं और इनकी भाषा रही है, ये सब आदिकाल में लिखे गए हैं, इनकी भाषा रही है भैया डिंगल, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की गई है, निर्गुण शाखा में, सगुण शाखा में, योग शाखा में, भक्ति शाखा में। तो भैया यहाँ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, निर्गुण रूप की उपासना भैया निर्गुण शाखा में की गई, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी, सूरदास, कबीरदास, कृष्णदास। इसमें भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि भैया कबीरदास माने जाते हैं, ध्यान रहे। और जब ज्ञानाश्रयी की बात है तो कबीरदास, जब सगुण भक्ति शाखा के दोनों हैं, निर्गुण शाखा के दोनों कवि हैं, ज्ञानाश्रयी के कबीरदास और प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी। और जब सगुण शाखा की या सगुण शाखा की बात की जाती है तो उसमें सूरदास और तुलसीदास आ जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, यहाँ पर इसलिए विकल्प भी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निर्गुण शाखा की उप शाखा बताइए। तो भैया ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 होती हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पहला ही मिल जाता है, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि बताना है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, सूरदास, कुंभनदास, मलिक मोहम्मद जायसी। विकल्प डी आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 20 पद्मावत महाकाव्य के लेखक भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, महर्षि वाल्मीकि। तो भैया पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। 3 रचनाएं इनकी बहुत फेमस हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये बहुत पूछी जाती हैं, तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। प्रश्न संख्या अगला 21 कह रहा है पद्मावत महाकाव्य की भाषा बताना है। तो भैया पद्मावत ये अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए विकल्प इसका भी ए ही सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। 22 कह रहा है श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी और सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास। तो भैया यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है श्री रामचरितमानस की भी भाषा बताना है। ये भैया लिखा गया है अवधी भाषा में, इसलिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अवधी। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है 24 कह रहा है श्री रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत बताना है। श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है 7 कांडों में, इसमें भगवान राम की कथा का वर्णन है और इसका स्रोत वाल्मीकि की रामायण के द्वारा माना जाता है, वहीं से लिया गया है। तो इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा।
ज़्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है, विकल्प भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है सूरदास की रचना। तो भैया सूरदास की रचना 3 ही हैं, बहुत फेमस हैं, सूरसागर, सूरसारावली, सूर साहित्य लहरी। तो इसमें भैया सूरसागर मिल रहा है विकल्प ए पर। तुरंत सही करिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ रचनाएं बिल्कुल रट लीजिए कुछ कवियों की, जो बहुत ही पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके पहले हम बता चुके हैं। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग भैया भक्ति काल को कहा जाता है, विकल्प ए ही सही है आपका। आदिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, ये सब चारों हिंदी साहित्य के नाम हैं। और इसमें बात की गई है कि स्वर्ण युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग भैया भक्ति काल को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है सगुण काव्य धारा की कितनी उपशाखाएं हैं? 2, 3, 5, 4। तो भैया सगुण हो चाहे निर्गुण हो, इनकी 2 उपशाखाएं हैं, जिनका हम नाम भी आपको बता चुके हैं, फिर पुनः एक बार बता दे रहे हैं। सगुण में ज्ञानाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। सगुण में सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। सगुण काव्य धारा की कितनी उपशाखाएं हैं? 2। सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों की 2 उपशाखाएं हैं। सगुण में रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्णाश्रयी के प्रमुख सूरदास। और उधर निर्गुण में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कबीरदास, प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इसके पहले भी जिक्र कर चुके हैं और फिर बता दिए हैं, बिल्कुल रट लीजिए। प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है तुलसीदास की रचना है नखशिख, साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी। तो भैया ये भी प्रिय क्वेश्चन है, विकल्प सी हो जाएगा। श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास ने लिखा है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है आंसू के रचयिता। तो भैया आंसू जयशंकर प्रसाद का है, पहले ही मिल जाता है, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है यशोधरा, साकेत, कृष्ण शतक, कामायनी। और भैया जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, वो भी महाकाव्य है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें सर्गों की बात कभी कभी पूछ ली जाती है। ये महाकाव्य है छायावाद का, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ भी हैं और प्रवर्तक भी हैं। और इसमें 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कामायनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग बताइए, चिंता। और लास्ट का सर्ग इसका आनंद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 15 सर्ग पर ये महाकाव्य बना हुआ है। जो स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे भैया बहनों या दोस्तों ने क्लास को देखा है, तो क्लास अन्य लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, यही मेरा मोटिवेशन है। और अगर जो क्लास पहुंचाते हैं तो इससे अच्छी और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। भगवान आपको एक सीट के लिए ज़रूर सुरक्षित करेगा। थैंक यू।